तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण का जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हैं इन सभी एमसीक्यू प्रश्न का हम लोग चर्चा करेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप बोर्ड एग्जाम का परीक्षा देने वाले हैं या फिर आप किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। तो इस अध्याय से कुल 100 एमसीक्यू प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपका है कि वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, ठीक ना। तो वह पदार्थ जो जल में मिलने के बाद H+ आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। देखिए अम्ल जल के साथ मिलकर H+ आयन का निर्माण करता है, जबकि वहीं अगर हम बात करें क्षार का तो ये क्या बनाता है, OH- का निर्माण करता है, ठीक ना। तो हम लोग अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वह पदार्थ जो H+ आयन उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है, ठीक ना। निम्न में से इसमें से कौन एक प्रबल अम्ल है, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक ना। सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप जानते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा दुर्बल अम्ल कौन है, आप वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक ना, कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन है, प्रबल अम्ल कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए देखिए वीडियो थोड़ा सा स्पीड चलेगा क्योंकि 100 एमसीक्यू प्रश्न बनाना है और 100 प्रश्न बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन आ गया OH का। वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या बनाता है, OH आयन प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है। अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे H+ आयन का निर्माण कर रहा है तो उसे हम क्या कहते थे, अम्ल। अब जो OH दिया है अम्ल कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, लवण कहलाएगा या फिर ऑक्साइड। तो वह पदार्थ जो जल में घुलने के बाद क्या देता है, OH- निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए और पिछले क्लास की भांति इस बार भी आप लोग क्या कीजिए, अपने साथ कॉपी ले लीजिए और प्रश्न देखते जाइए और कॉपी में आप खुद से आप ABCD आप मारते जाइए ताकि आपको पता चलेगा कि आप इस अध्याय से कितने MCQ प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, ठीक ना। ताकि आपको पता चलेगा कि हम कितना जानते हैं। और हम लोग हर 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग ये डिस्कस भी करेंगे कि आपका कितना अंक आया, सो 10 में से आप कितने अंक सही कर पा रहे हैं, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षारक है, निम्न में से कौन क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, HCl या फिर H2SO4। तो इसमें से कौन क्षार पदार्थ है, कौन क्षार पदार्थ है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। कौन क्षार पदार्थ है, Na, वह क्षारीय पदार्थ है। बाकी अगर इसका हम बात करें तो ये क्या है, अम्ल है, ठीक ना। ये सभी क्या है, अम्ल है। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, ठीक ना। अम्ल और क्षार जब दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है, क्या इससे गैस बनता है, ऑक्साइड बनता है, लवण और जल बनता है या फिर केवल और केवल जल बनता है। तो जब हम अम्ल और क्षार दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों को अगर एक साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो उससे हमें क्या बनेगा, लवण तथा जल की प्राप्ति होगी। क्या होगी, लवण तथा जल की प्राप्ति होगी अगर हम अम्ल और क्षार दोनों को एक साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है, ठीक ना। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, हरा रंग में, पीला रंग में, लाल रंग में या फिर नीला रंग में। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, लाल रंग में बदल देता है। वही अगर हम बात करें क्षार का तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, लाल, ठीक ना। क्या लिखेंगे हम लोग, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, लाल रंग में बदल देता है, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका कि क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है। अभी हम लोग बात किए कि अम्ल जो है वो नीला को लाल में बदला, तो वही क्षार पूछा है कि क्षार के बारे में लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा। तो किस रंग में बदल देगा बच्चों, नीला रंग में, ठीक ना। किस रंग में बदलेगा, नीला रंग में, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों
कि अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है, ठीक ना। जब हम लोग अम्ल को हम लोग चखते हैं, यानी कि अगर हम लोग सिर्फ स्वाद से अगर हमें पता करना रहे कि ये अम्ल है या फिर क्षार है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो स्वभाव में कैसा होता है, मीठा लगता है, कड़वा लगता है, खट्टा लगता है या फिर नमकीन लगता है। तो देखिए अम्ल का स्वाद क्या होता है बच्चों, खट्टा होता है, ठीक ना। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे इमली अगर हम लोग खाते हैं, नींबू खाते हैं, तो उसका स्वाद हमें कैसा लगता है बच्चों, खट्टा लगता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस अध्याय से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, सभी के सभी बहुत ही आसान प्रश्न रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते हैं तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आ सकते हैं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि क्षार का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है, ठीक ना। अभी हम लोग बात किए अम्ल का स्वाद, अभी फिर अगला प्रश्न क्या है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है या फिर नमकीन होता है। तो देखिए जो क्षार है वो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक ना। अगर हम लोग अम्ल की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन वही बात करें क्षार का तो क्षार स्वाद में कैसा होता है बच्चों, कड़वा होता है, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न आपका है कि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है, ठीक ना। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक ना। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अभी हम लोग 1 से लेकर 10 तक प्रश्न बनाए बच्चों। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप इस 10 में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए, यानी कि आप कितने प्रश्न जानते थे, ठीक ना। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग 11 से लेकर 20 तक बात करेंगे। फिर हम लोग वहाँ पर भी जांच करेंगे कि आपका कितना अंक आया, आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं, ठीक ना। चलिए तो अभी तक आप लोग जो भी कमेंट नहीं किए कमेंट करके बताते जाएंगे। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन है, ठीक ना। इसमें से प्राकृतिक सूचक कौन है जिससे हमें अम्ल और क्षारक के बारे में पता चलता है। देखिए क्या पूछा है, फिनाप्लेथिन या फिर मिथाइल ऑरेंज, लिटमस या फिर मैथिलीन ब्लू, इनमें से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक कौन है, लिटमस पत्र। कौन है बच्चों, लिटमस पत्र क्या है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हल्दी क्षार के साथ किस रंग की हो जाती है। जब अगर हम लोग हल्दी को अगर हम लोग क्षार के साथ मिलाते हैं तो वो कौन से रंग में बदल जाता है, क्या वो पीला हो जाता है, लाल हो जाता है, नीला हो जाता है या फिर हरा होता है। तो देखिए जब हल्दी जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कैसा रंग में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग देखे होंगे जब आप जैसे आपके कपड़े में अगर सब्जी गिर जाता है और जब उसको हम साफ़ करते हैं तो साबुन क्या है, एक क्षार पदार्थ है, वही हल्दी क्या है, अम्ल है। तो जब दोनों एक साथ मिक्स करता है, जब साफ़ करते हैं तो कैसा रंग में परिवर्तित हो जाता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अधिकतर आप शादी विवाह में भी देखते होंगे कि हल्दी जब लटक जाता होगा तो उस समय भी आप जब साफ़ करते होंगे तो वो लाल रंग में बदल जाता है, ठीक ना। चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पीला भी कर देते, पीला आंसर मार के आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है फिनाप्लेथेलिन अम्लीय विलयन में होता है, ये कैसा होता है, क्या गुलाबी होता है, हरा होता है, रंगहीन होता है या फिर पीला होता है। तो ये कैसा रंग का होता है, रंगहीन होता है, ठीक ना। कैसा होता है, रंगहीन होता है अम्ल विलयन में। यह भी एक सूचक है कि अम्ल और क्षार के बारे में पता करने के लिए, ठीक ना। तो जब इसे अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, मतलब कोई भी रंग इससे हमें पता नहीं चलता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में होता है। क्षारीय विलयन में ये कैसा होता है, लाल, पीला, नीला या फिर हरा। तो मिथाइल ऑरेंज क्षार के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग बना लेता है, पीला रंग बना लेता है। कैसा बनाता है बच्चों, पीला रंग बना लेता है, ठीक ना। इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, क्षारीय पदार्थ है। यह भी एक सूचक है कि हमें अम्ल और क्षार के बारे में पता करने का। फिर देखिए एक सूचक से ही प्रश्न है कि सूचक का मुख्य उपयोग क्या किस काम के लिए किया जाता है, ठीक ना। किसमें सूचक का प्रयोग होता है, क्या ताप मापता है, यह दाब को मापता है या फिर अम्ल और क्षार की पहचान करता है या फिर द्रव्यमान को मापता है। तो देखिए सूचक का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कोई भी वस्तु अम्ल है या फिर क्षार है, इस चीज़ को पहचानने में हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं,
सूचक का। जैसे लिटमस पत्र के बारे में बात की या फिर मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात की, तो ये भी क्या है, एक सूचक है जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। इस बात की हमें इससे पता चलती है। तो यानी कि सूचक का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, अम्ल और क्षार को पहचानना, ठीक ना। चलिए, यह आपका ऑप्शन नंबर सी भी हो गया। अब फिर हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पीएच स्केल की सीमा होती है। पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है, 0 से 7 तक, 1 से 7 तक, 0 से 14 तक या फिर 1 से 7 तक। तो पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है बच्चों, 0 से लेके 14 तक। आप देखे होंगे कि इस तरह से पीएच स्केल है और 7 से जैसे जैसे इधर जाएंगे क्षार बढ़ेगा और इधर आएंगे तो क्या होगा, यानी कि 0 से लेके 14 तक। यानी कि 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 जिसका भी पीएच मान रहे वो तो उसका व्यवहार ना तो अम्ल की तरह होगा ना ही क्षार की तरह, यानी कि वो उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही 7 से हम नीचे आते हैं, 7 से जैसे जैसे पीएच मान नीचे आएगा वो उसका व्यवहार कैसा होता जाएगा, अम्लीय होते जाएगा। और जैसे जैसे 7 से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि 7 से लेकर 14 तक, यानी कि जितना ज़्यादा जिसका पीएच मान होगा, ठीक ना, वो उतना ज़्यादा क्षार होगा, ठीक ना। जितना ज़्यादा पीएच मान होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, क्षार होगा। लेकिन अगर हम बात करें अम्ल का, तो जितना कम पीएच मान होगा, यानी कि क्षार में क्या होगा, जितना कम पीएच मान होगा उतना ही ज़्यादा ये प्रबल क्या होगा, अम्ल होगा। याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि 7 से जितना अधिक ऊपर हम जाएंगे उतना ज़्यादा वो कड़वा होगा, और 7 से नीचे जितना आएंगे वो उतना ज़्यादा खट्टा होगा, ठीक ना। इस तरह से भी हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से लेकर 7 तक, ठीक ना। पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है, 0 से लेकर 14 तक, ठीक ना। 0 से 7 नहीं, 0 से 14 तक। चलिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका है कि pH बराबर 7 का विलयन कैसा होता है। अभी हमने आपको बताया कि जिसका भी pH मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है, ठीक ना। ना तो इसका व्यवहार अम्लीय होगा और ना ही इसका व्यवहार क्षारीय होगा। ये कैसा विलयन होगा, उदासीन होगा, ठीक ना। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि pH का मान जितना कम होगा विलयन कैसा होगा। फिर से वही प्रश्न, ठीक ना, कि जिसका pH मान 7 से कम होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा या फिर अपरिवर्तित। यानी कि देखिए, जिसका pH मान 7 से जितना कम होगा, किससे, 7 से जितना कम होगा उसका pH मान उतना ही ज़्यादा क्या होते जाएगा, अम्लीय होते जाएगा। क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। यानी कि 14 से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वो अम्ल में बदलते जाएगा, ठीक ना। 14 से लेके 7 तक में वो क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा, और 7 से जैसे ही नीचे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि pH मान जितना कम होगा वो विलयन उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। फिर देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से सबसे अधिक क्षारीय विलयन कौन है, ठीक ना। इसमें से सबसे ज़्यादा क्षारीय विलयन कौन है, जिसका pH मान 6 है, 7 है। यानी कि 6 है मतलब क्या हो जाएगा, वो अम्लीय है, 7 है मतलब उदासीन है, 8 है तो ये क्षारीय हो जाएगा, लेकिन इसका pH मान 10 है। तो ये दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा 10 है। तो जिसका सबसे ज़्यादा pH मान होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्षार होगा। लेकिन वही अम्ल का पूछता तो जितना कम होता उतना ज़्यादा वो प्रबल अम्ल होता, ठीक ना। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रबल अम्ल का pH कितना होता है, ठीक ना। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दो टाइप का होता है। एक प्रबल का मतलब क्या, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा प्रभावशाली या फिर ज़्यादा ताकतवर को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल कहते हैं। दुर्बल मतलब कमज़ोर। तो प्रबल का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, यानी कि जिसका pH मान सबसे कम होगा वही क्या होगा, ज़्यादा प्रबल होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 0 से 3 तक, 0 से 6 तक, 7 तक या फिर 8 से लेकर 14 तक। तो सबसे ज़्यादा प्रबल पूछा है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0 से लेके 3 तक जिसका pH मान है। यानी कि 0 से लेके 3, 4, 5 मतलब जो भी इधर है, जो जितना ज़्यादा नीचे आएगा वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल होगा। तो अभी हम लोग 20 प्रश्न बनाए। आप 11 से लेके 20 तक एक बार फिर से काउंट कर लीजिए कि आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं, ठीक ना। फिर हम लोग अंत में भी हम लोग काउंट करेंगे कि टोटल आप 1 से लेके 100 तक प्रश्न जो बनाए उसमें से आप कितने अंक लेकर आए हैं, ताकि आपको भी इस अध्याय के बारे में कितनी जानकारी है इस चीज़ का पता चलेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है
कि शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र पर प्रभाव नहीं दिखाती, क्योंकि देखिए शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र पर प्रभाव नहीं दिखाती है। इसका कारण क्या है? क्या यह अम्ल नहीं है, या फिर वहाँ पे जल नहीं है, या फिर गैस हल्की है, या फिर यह रंग उड़ जाता है? तो देखिए शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र पर प्रभाव नहीं दिखाती क्योंकि वहाँ पे जल उपस्थित नहीं होता है। और हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग देखे हैं कि HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल की अनुपस्थिति में वो जल की अनुपस्थिति में वो H+ आयन उत्पन्न नहीं करता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल वहाँ पे नहीं है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि अम्ल जल में ही क्यों क्रियाशील होती है, ठीक ना। अम्ल जल में ही क्रियाशील होती है, बाकी जगह पे क्रिया नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्या आयन बनने के कारण, या फिर रंग बदलने के कारण, ताप बढ़ने के कारण, या फिर गैस बनने के कारण? तो अम्ल जल में ही क्रियाशील होती है क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? आयन बनते हैं, ठीक ना। H+ आयन का निर्माण करता है, इसीलिए ये जल में ही क्या होता है? क्रियाशील होता है, बाकी जगह ये क्रिया नहीं करता है, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अम्लीय विलयन में उपस्थित मुख्य आयन होते हैं, ठीक ना। अम्लीय विलयन में उपस्थित मुख्य आयन होता है क्या? OH-, Na+, H+, या फिर Cl-। तो देखिए अम्लीय विलयन में उपस्थित मुख्य आयन कौन होता है? H+ आयन। क्या होता है? H+ आयन। वहीं अगर क्षार का बात करें तो क्षार में कौन सा आयन होता है? OH- होता है, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अगला देखते हैं। अगला आपका कि क्षारीय विलयन में उपस्थित मुख्य आयन होता है। क्षारीय विलयन में उपस्थित मुख्य आयन कौन सा होता है? H+, Cl- OH, या फिर SO4-। तो क्या होता है? OH-, ठीक ना। अम्ल में क्या होता है? H+, क्षार में क्या होता है? OH- होता है, ठीक ना। चलिए फिर आपका है कि जल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है, क्षार कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है, या फिर प्रबल क्षार कहा जाता है? तो जल को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। ना तो इसका मतलब जल क्या होता है? स्वादहीन होता है, ना तो ये थोड़ा सा भी खट्टा लगेगा और ना ही कड़वा लगेगा। जल क्या होता है? स्वादहीन होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक ना। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हमारे पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल? तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यही HCl। और यही क्या करता है? खाना को पचाने का काम करता है, यानी कि खाना को सड़ाने का काम करता है। खाना जब सड़ता है तो वही छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर फिर उसको क्षुद्रांत के अंदर क्या हो जाता है? वो पचता है, ठीक ना। तो हमारे पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि पेट में अम्ल की अधिकता से होती है। पेट में अम्ल की अधिकतम ज़्यादा होने से क्या होता है? क्या उल्टी होती है, अपच होती है, अम्लता होता है, या फिर दस्त होता है? तो पेट में जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसके कारण क्या होता है? अम्लता होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि कई बार हम लोग को जैसे सुबह सुबह अगर हम लोग खाली पेट में अगर जैसे अमरूद या कोई भी ऐसे खट्टा पदार्थ खा रहे हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं कि ज़्यादा इसको नहीं खाओ, नहीं तो अमल कर जाएगा। अमल का मतलब क्या हो गया? कि पेट में अम्ल का मात्रा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी पेट में HCl अम्ल बनते रहता है, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, उसके बाद जो हम खट्टे पदार्थ खा रहे हैं वो ऑलरेडी अम्ल है, यानी कि दोनों मिल जाएगा, जिसके कारण पेट में अम्लता बढ़ जाएगा, ठीक ना। फिर हम लोग को इनो लेना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अम्लता में राहत के लिए प्रयोग होता है। अगर पेट के अंदर अगर अम्लता हो जाता है तो हम राहत के लिए कौन सी दवाई लेते हैं या फिर क्या लेते हैं? क्या हम अम्ल लेते हैं, क्षार लेते हैं, लवण लेते हैं, या फिर
सूचक लेते हैं। तो देखिए जब हम अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है हमारे पेट के अंदर में तो हम कौन सा पदार्थ लेते हैं? क्षार पदार्थ। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल और क्षार जब दोनों मिलता है तो फिर क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है, यानी कि हमें उससे राहत मिल जाएगी। तो अगर पेट में अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम क्या लेते हैं बच्चों? क्षार लेते हैं। ठीक ना, क्या लेते हैं बच्चों? क्षार ये लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला आपका है कि दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब पीएच हो जाता है। मतलब दांत में कीड़ा लगना या फिर दांत काला काला हो जाना या फिर दांत में दांत में धब्बा लग जाना या दांत दर्द देना, वो कब शुरू हो जाता है? जब मुंह का पीएच मान 7 से अधिक होता है तब, या फिर 6.5 से अधिक होता है, 5.5 से कम होता है, या फिर 8 से अधिक होता है। तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि मुंह में अम्लीयता बढ़ जाता है, तब क्या हो जाता है? दांत का क्षरण शुरू हो जाता है, यानी कि दांत में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें सुबह शाम मुंह धोना चाहिए। ठीक ना, खाना खाने के बाद जब रात्रि में आप सो रहे हैं तो उस समय भी हमें अच्छे से, अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं तो भी फिर भी आप मुंह में पानी लेके अच्छे से दांत को साफ करके ही रात को सोना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि रात को खाना खाएं, खाना खाने के बाद बेड में जाने के बाद फिर वहाँ पे बिस्कुट चॉकलेट मतलब कुछ भी खा लिए और फिर वैसे में ही सो गए, तो आपके दांत में क्या हो जाता है? वो रहता है, जिसके कारण वही अम्ल के साथ मिल जाता है और फिर वो धीरे धीरे दांत में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, यानी कि दांत का क्षरण शुरू हो जाता है। ठीक ना, तो रात्रि में आप जब भी कुछ खा के सोइए तो कम से कम मुंह में पानी लेके एक बार कूला जरूर कर लीजिए ताकि दांत आपका साफ रहेगा। फिर अगला प्रश्न है आपका कि अम्ल वर्षा का पीएच मान सामान्यतः होता है, ठीक ना, कितना होता है? क्या 7 से अधिक होता है, 6.5 होता है, या फिर 5.6 से कम होता है, या फिर 8 होता है? तो अम्ल वर्षा में पीएच मान हमेशा कितना होता है? 5.6 से कम होता है। ठीक है ना, 5.6 से कम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि वो अम्ल वर्षा हो रही है, यानी कि अम्ल का पीएच मान ही हम लोग जानते हैं कि 7 से कम होता है। ठीक ना, तो यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5.6 से अगर पीएच मान है तभी हम उसे कहेंगे कि अभी कैसी और वर्षा हो रही है? अम्लीय वर्षा हो रही है। ठीक ना, तो अभी हम लोग 30 प्रश्न बनाए। आप बताएं कि 21 से लेकर 30 तक में आपका कितना अंक आया, यानी कि कितने प्रश्नों के आप सही जवाब दे पाते हैं। एक बार आप काउंट कर लीजिए फिर से और उसको भी साथ में आप लिखते जाइए ताकि आपको जोड़ने में सुविधा होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ कहलाता है। ठीक ना, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? क्या उसे अम्ल कहते हैं, क्षार कहते हैं, लवण कहते हैं, या फिर ऑक्साइड कहते हैं? तो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक ना, लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? लवण कहेंगे। ठीक ना, चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण है? क्या पूछा है कि सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण है? क्या यह अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, या फिर प्रबल अम्ल है? तो NaCl किस प्रकार का लवण है? तो ये उदासीन लवण है। किस प्रकार का लवण है बच्चों? उदासीन लवण है। ठीक ना, चलिए फिर हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अम्लीय लवण का पीएच कितना होता है? अम्लीय लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, या फिर 14 होता है? तो अम्लीय लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है बच्चों? पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक ना, अम्लीय विलयन का। फिर अगला पूछा है कि क्षारीय लवण का पीएच मान कितना होता है? तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। फिर पूछा है कि Na2CO3 किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, उदासीन है, या फिर प्रबल अम्ल है? तो देखिए Na2CO3 किस प्रकार का लवण है? तो यह क्षारीय लवण है। कैसा लवण है बच्चों? यह एक क्षारीय लवण है। ठीक ना, चलिए फिर आपका प्रश्न 36 है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हम लोग क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, बहुत बच्चे सोडियम कार्बोनेट लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? आपका गलत जवाब हो जाएगा। ठीक ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
फिर पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, तो सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक ना। NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक ना, NaHCO3। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से जितना भी सूत्र वाला जो प्रश्न है ना, वो हर साल पूछा ही जाता है, तो आपको भी पूछा जा सकता है। फिर पूछा है कि बेकिंग सोडा गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, ठीक ना। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें इससे क्या मिलता है, क्या हाइड्रोजन गैस मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, या फिर नाइट्रोजन गैस मिलता है। तो देखिए, जब हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। फिर पूछा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक ना। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है, क्या हम लोग इसे कांच बनाने में उपयोग करते हैं, ब्रेड बनाने में उपयोग करते हैं, साबुन बनाने में उपयोग करते हैं, या फिर पेंट बनाने में उपयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं बच्चों, तो इसका उपयोग हम लोग ब्रेड बनाने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, ब्रेड बनाने में, यानी कि खाने वाला सोडा। ये क्या है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को हम लोग कांच बनाने या साबुन बनाने या फिर पेंट बनाने में नहीं कर सकते हैं। उसका हम लोग कहाँ पे बना करते हैं, ब्रेड बनाने में, या फिर पकौड़ी छाँकने में, समोसा छाँकने में, मतलब कोई भी पकवान बनाने में हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक ना। अगर आपका पेट में अगर अम्लीय हो जाए तो भी आप सोडा को पानी के साथ मिला करके आप पीजिएगा तो आपकी अम्लीयता कम होगी, ठीक ना। क्योंकि सोडा क्या है, एक क्षारीय पदार्थ है, और अगर आपके पेट में अगर अम्ल हो रहा है और अगर आप इसको खा रहे हैं तो आपको उससे अम्लीयता से राहत मिलेगी, ठीक ना। चलिए, फिर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा अग्निशामक में प्रयोग होता है क्योंकि यह ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, या फिर हाइड्रोजन देता है, या फिर सोडियम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन देता है। तो बेकिंग सोडा अग्निशामक में प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं कि जब अग्नि को अगर ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, और तेज़ी से आग पकड़ेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है जो आग के चारों तरफ क्या कर जाता है, वो कंबल की तरह उसको चारों तरफ से ढक लेता है, फिर ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़ देता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। इसलिए अग्निशामक में बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। देखिए, कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपका जीवन में आप उसको कई जगहों पे देखते हैं, उसको रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर आप थोड़े से उस पर दिमाग लगाएगा तो आसानी से उत्तर दे पाएगा। तो अभी हम लोग 40 प्रश्न बना चुके हैं बच्चों। 40 में से 31 से लेकर 40 तक आप फिर से एक बार काउंट कर लीजिए कि आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाए हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करते हैं। 41 शुरुआत है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक ना। वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा। कई बार देखिए, आप बुक में पढ़े हैं धावन सोडा, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा दोनों एक ही नाम है। कई बार शब्द सिर्फ शब्द के परिवर्तन के कारण बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो आप शब्द का भी देखिए, एक ही शब्द को, जैसे हम लोग कई जगह जल लिखा रहता है, कई जगह पानी लिखा रहता है, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग इस तरह के प्रश्नों पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो Na2CO3 × 10H2O, ठीक ना। क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, ठीक ना। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक ना। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे होता है, भोजन बनाने में, कपड़े धोने में, औषधि बनाने में, या फिर उर्वरक बनाने में, ठीक ना। तो वॉशिंग सोडा देखिए, खाने वाला सोडा और ये धोने वाला सोडा है। तो धावन सोडा का उपयोग कहाँ पे होता है बच्चों, कपड़े धोने में उपयोग होता है, ठीक ना। साबुन में इसका प्रयोग होता है। जो हम लोग सर्फ डिटर्जेंट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें भी यही सोडा होता है। कौन सा, वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा। जितना बढ़िया होगा ये क्या करेगा, जल को उतना ज़्यादा मृदु बनाएगा, ठीक ना। जल को उतना ज़्यादा, देखिए जो हम लोग जो जल यूज करते हैं वो कई जगहों पे जल क्या होता है, अम्ल का मात्रा ज़्यादा रहता है, जिसके कारण कपड़ा अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। तो साबुन क्या होता है, एक क्षारीय पदार्थ होता है जो कि उसको
लवण बना देता है। फिर अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O, ठीक ना। वहीं फिर अगर हम बात करें कि इसी से क्या बनता है, जिप्सम बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 10H2O, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि POP बनाने के लिए गर्म किया जाता है, जिप्सम को, चूना पत्थर को, बेकिंग सोडा को या फिर वॉशिंग सोडा को। तो POP बनाने के लिए किसे गर्म किया जाता है, जिप्सम को, ठीक ना। जिप्सम को बना करके, जिप्सम को गर्म करके हम लोग क्या निकालते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। क्या बनाते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किसे गर्म किया जाता है, जिप्सम को। जिप्सम को फिर हम लोग गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही अगर हम लोग वायु तथा नमी के संपर्क में उसे छोड़ देते हैं, तो फिर से वो वायु तथा नमी के संपर्क में आने से फिर क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। और इसे जब 373 केल्विन ताप पे हम लोग जब इसे गर्म करते हैं, तो फिर से पुनः हमें क्या प्राप्ति होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर क्या बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, फिर ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्या बनता है बच्चों, जिप्सम बन जाता है, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति का है, ठीक ना। इसमें से कौन अम्लीय प्रकृति का है, तो इसमें से कौन अम्लीय प्रकृति का है, NaHCl, ठीक ना। क्या है, NH4Cl क्या है, यह अम्लीय प्रकृति का है, बाकी लवण है या फिर क्षारीय प्रकृति का है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि NH4Cl बनने में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, इसको बनाने के लिए कौन सा अम्ल का हम लोग उपयोग करते हैं। तो कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक ना। कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि क्षारीय लवण का जलीय विलयन होगा, क्षारीय लवण का जलीय विलयन कितना होगा, क्या इसका pH मान 7 होगा या फिर pH मान 7 मतलब 7 से इसका pH मान कम होगा या फिर pH मान ज़्यादा, 7 से इसका pH मान ज़्यादा होगा या फिर pH मान कितना होगा, 0 होगा। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए क्षारीय लवण पूछा है, तो क्षारीय लवण का मतलब क्या हो गया, जिसका pH मान 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा क्या है, ये दिख रहा है, ठीक ना। कई बच्चे इस प्रकार से अगर दिया रहता है ऑप्शन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बच्चे क्या करते हैं, 7 से अधिक मतलब इसको मार के आ जाते हैं, बल्कि ये नहीं, 7 से अधिक मतलब जिधर ये बड़ा वाला मुंह जिधर रहेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो pH मान ज़्यादा होता है किससे, 7 से अधिक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। और जो 7 से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि उदासीन लवण का उदाहरण कौन है, इसमें से उदासीन कौन है, ठीक ना। इसमें से उदासीन कौन है, तो कौन है, NaCl क्या है, एक उदासीन लवण है, यानी कि इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। इसलिए यह उदासीन लवण है, ना तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ना ही क्षारीय होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लवण के जलीय विलयन में अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति का कारण कौन है, क्या इसके अंदर विलयता है या फिर हाइड्रोलिसिस है या फिर घनत्व है या फिर रंग है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब कि किसी लवण के जलीय विलयन में अम्ल या फिर क्षारीय प्रकृति का कारण क्या है, उसके अंदर का हाइड्रोलिसिस, ठीक ना। कि मतलब अगर वो H+ आयन उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल होगा, और OH- कर रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो 50 प्रश्न हो गया है, 1 से लेके 50 प्रश्न देखे आप। 50 प्रश्नों का एक बार आप फिर कुल एक बार जांच कर लीजिए कि आप टोटल 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दे पा रहे हैं। यहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी दमदार चल रही है या फिर कितने आप कमज़ोर हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्यतः कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्यतः हम क्या कहते हैं, धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा, ठीक ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कौन सा सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। फिर आपका अगला है कि NaOH बनाने की विधि
क्या कहलाती है? अमलगम विधि, क्लोर एल्कली विधि, या फिर सोलवे विधि, या फिर थर्मल विधि, ठीक ना। तो NaOH बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली विधि, ठीक ना। क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली विधि को ही हम क्या विधि से क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका अगला प्रश्न है कि क्लोर एल्कली विधि में कौन सी गैस बनती है, ठीक ना। इसमें से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, या फिर नाइट्रोजन गैस। तो कौन सी गैस बनती है बच्चों? क्लोरीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है बच्चों? क्लोरीन गैस, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा गैस बनता है बच्चों? क्लोरीन गैस बनता है। फिर देखिए, फिर पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, या फिर नमक बनाने में। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ नहीं करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग नमक बनाने में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी जगहों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो नमक बनाने में इसकी उपयोग हम नहीं करते हैं, ठीक ना। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, या फिर अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कैसा होता है बच्चों? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कैसी प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। ओके, चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा गर्म करने पर क्या बनता है, ठीक ना। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो उससे हमें क्या बनता है, ठीक ना। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ओके, फिर आपका अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं? केक बनाने में उपयोग नहीं करते हैं, अग्निशामक बनाने में उपयोग नहीं करते हैं, अम्लता को दूर करने में, या फिर कांच बनाने में इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ नहीं करते हैं? तो कांच बनाने में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। बाकी जगहों में इसकी उपयोग हम लोग करते हैं बेकिंग सोडा का। जैसे आपको पूछा जाएगा प्रश्न में कि बेकिंग सोडा का कोई 3 उपयोग लिखें। आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का कोई 3 उपयोग लिखें, या फिर खाने वाला सोडा, धावन सोडा, इस तरह से आपको सोडा से क्वेश्चन पूछता ही है सब्जेक्टिव में। फिर पूछा है कि बेकिंग सोडा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या देता है, ठीक ना। बेकिंग सोडा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या चीज़ हमें प्रदान करता है? क्या वो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन गैस? तो बेकिंग सोडा क्या बना? बेकिंग सोडा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? यानी कि धावन सोडा का रासायनिक नाम मतलब दूसरा नाम क्या है? तो क्या है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट है, ठीक ना। धावन सोडा का रासायनिक नाम या फिर वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट है। ओके, फिर आपका अगला प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, ठीक ना। वॉशिंग सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 10 या फिर 12। तो वॉशिंग सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? 10 होती है, ठीक ना। कितनी होती है? 10 होती है। फिर पूछा है कि वॉशिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, ठीक ना। वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कठोर जल को मृदु करने में, खाना पकाने में, औषधि बनाने में, या फिर ईंधन बनाने में। तो देखिए, वॉशिंग सोडा पूछा है तो वॉशिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो कठोर जल को मृदु करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का। ओके, फिर अगला प्रश्न है आपका कि वॉशिंग सोडा का विलयन होता है। वॉशिंग सोडा का विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, या फिर तटस्थ होता है? तो देखिए, वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है बच्चों? तो यह क्षारीय होता है, ठीक ना। कैसा प्रकृति का होता है?
क्षारीय प्रकृति का होता है, वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन। फिर देखिए, फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा नाम क्या है, यानी कि POP का पूरा नाम क्या है। तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पाउडर ऑफ पेरिस नहीं होता है, पेस्ट ऑफ पेरिस भी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ पेरिस भी नहीं। POP का मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ओके, फिर देखिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक ना। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। ओके, फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिलकर क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो क्या बनाता है बच्चों, जिप्सम बनाता है, ठीक ना। ये प्रश्न हम लोग, इस टाइप का प्रश्न हम लोग बहुत बनाए हैं, तो आप आसानी से ये सब प्रश्न आप दे सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है, तो वो जिप्सम का निर्माण करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, कहाँ पे नहीं होता है, मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में, दवा बनाने में, या फिर टूटे हुए अंग को जोड़ने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ पे नहीं करते हैं, तो कोई भी दवा बनाने में हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, जबकि हम लोग मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, खिलौना बनाने में भी करते हैं, और टूटे हुए हड्डियों को या फिर अंगों को जोड़ने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, कि हम लोग दवा बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ठीक ना। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो सल्फर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक ना। यही क्या है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों यहाँ तक। चलिए, फिर अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा से प्रभावित होती है, ठीक ना। अम्ल वर्षा से क्या क्या प्रभावित होता है, मिट्टी, फसल, भवन, या फिर सभी कुछ इससे प्रभावित होता है। तो अम्ल वर्षा से मिट्टी भी प्रभावित होती है, और जो फसल है वो भी, अभी जैसे आलू का सीज़न आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आलू भी क्या होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, आलू मरने लगता है, ठीक ना। फसल भी प्रभावित होता है, भवन का रंग उड़ जाता है, जैसे अभी ताजमहल का रंग क्या हो रहा है, ताजमहल का रंग फीका पड़ते जा रहा है संगमरमर का। तो ये सभी कारण होता है, ठीक ना। अम्ल वर्षा से ये सभी चीज़ क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि संगमरमर पर अम्ल वर्षा का प्रभाव होता है क्योंकि उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट होने के कारण संगमरमर पर अम्ल वर्षा का प्रभाव होता है। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दांतों की सुरक्षा में सहायक है, दांतों की सुरक्षा में कौन सा सहायक है, अम्लीय भोजन, क्षारीय टूथपेस्ट, नमक, या फिर चीनी। तो देखिए, दांतों की सुरक्षा के लिए इसमें से कौन सबसे ज़्यादा सहायक है, तो कौन सहायक है, क्षारीय टूथपेस्ट। देखिए, दांत का क्षरण कब होता है, जब हमारे दांत में क्या हो जाता है, अम्ल का मात्रा बढ़ जाता है, तो दांत क्या होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। तो उसे रोकने का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, तो अगर हम लोग कोई क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो दांतों को क्षरण होने से हम उसको रोक सकते हैं। ओके ना। चलिए, तो अभी हम लोग 70 प्रश्न देख चुके हैं, तो 50 से लेकर 70 तक में आप एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, यानी कि 51 से लेकर 70 तक में 20 प्रश्न में आप कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दे पाए हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग 71 से लेकर 100 प्रश्न तक हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग काउंट करके भी चेक कर लेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या फिर साइट्रिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। फिर प्रश्न है कि चींटी के डंक से राहत के लिए हम क्या लगाते हैं, ठीक ना। चींटी जब काटती है तो फिर जो हम दर्द देता है तो उससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या सिरका का उपयोग करते हैं, अम्ल का उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का, या फिर
टमाटर का, तो उससे जब हमें चींटी जब काटती है या फिर मधुमक्खी काटती है तो उसका दर्द से बचने के लिए हम क्या लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अम्ल और क्षार दोनों जब अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बना लेता है, यानी कि उसे उदासीन कर देगा। तो इसलिए हमें क्या लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। देखिए सिरका हो गया, नींबू रस हो गया या टमाटर, ये सभी क्या है, खट्टे पदार्थ है, यानी कि इसका स्वभाव अम्ल के जैसा है। तो ये सब लगाएंगे तो उससे और ज़्यादा जलन देगा। तो इसलिए हमें क्या लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि वर्षा जल का सामान्य पीएच कितना होता है। ठीक ना। वर्षा जल का सामान्य पीएच कितना होता है, 5.6, 7, 8 या फिर 4। तो वर्षा जल का सामान्य पीएच कितना होता है, 5.6, यानी कि अम्ल। ठीक ना। पहले वर्षा जल को शुद्ध जल माना जाता था, उसका पीएच मान कितना होता था, 7 होता था। लेकिन अभी वायुमंडल में इतने ज़्यादा हम लोग गैस छोड़े हैं कि वो क्या हो जाता है कि जो वर्षा जल होने वाला है उसको जल वायु में उपस्थित क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड के साथ वो क्या कर लेता है, अभिक्रिया करके वो उसको अम्ल बना देता है। तो वर्षा जल का सामान्य पीएच कितना हो गया है, 5.6। फिर आपका अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। ठीक ना। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 5.5, 6.8, 7.4 या फिर 8.5। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 7.4। ठीक ना। कितना होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। फिर आपका अगला है कि अत्यधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, 3, 5, 7, 13। तो देखिए क्षारीय का पीएच मान पूछा है, तो क्षारीय में हम लोग क्या जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जिसका पीएच मान होगा वही क्या होगा, क्षार होगा। तो कितना हो जाएगा, 13 इसका सही जवाब होगा। फिर पूछा है आपसे कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया में निकलती है, अम्ल और धातु का जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो फिर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए कौन सी गैस निकलती है बच्चों, तो इससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब अम्ल और धातु का अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक ना। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है, विद्युत अपघट्य या फिर अविद्युत अपघट्य या फिर अचालक या फिर अघुलनशील। तो क्या पूछा है कि क्षार का जलीय विलयन कैसा होता है, तो विद्युत अपघट्य होता है। कैसा होता है बच्चों, विद्युत अपघट्य होता है। ठीक ना। फिर आपका अगला है कि निम्न में से कौन सूचक नहीं है, इसमें से कौन सूचक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिटमस भी सूचक है, हल्दी भी सूचक है, फिनाप्थेलिन भी सूचक है। तो कौन सूचक नहीं हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड ये सूचक नहीं है। इससे हमें अम्ल और क्षारक का हम पता नहीं लगा सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अम्लीय लवण का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय लवण का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक ना। अम्लीय लवण का पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। फिर आपका पूछा है कि सोडियम क्लोराइड बनता किससे है, अम्ल प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है अम्ल प्लस अम्ल से, क्षार प्लस क्षार से, अम्ल और क्षार से या फिर धातु और धातु के मिलने से। तो सोडियम क्लोराइड किससे बनता है बच्चों, तो जब हम लोग अम्ल और क्षारक को दोनों को एक साथ मिलाते हैं तब क्या बनता है, NaCl बनता है। ठीक ना। यानी कि लवण का निर्माण होता है। चलिए फिर अगला पूछा है कि HCl एक कार्बनिक अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल है, कमजोर अम्ल है या फिर प्राकृतिक अम्ल है। ठीक ना। तो HCl किस प्रकार का अम्ल है बच्चों, तो यह एक अकार्बनिक अम्ल है। किस प्रकार का अम्ल है बच्चों, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। HCl जब से आपसे पूछा जाए कि HCl किस प्रकार का अम्ल है, तो किस प्रकार का अम्ल है बच्चों, अकार्बनिक अम्ल है। ठीक ना। फिर पूछा है कि सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। ठीक ना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक या फिर फॉर्मिक। तो कौन सा अम्ल सिरका में पाया जाता है बच्चों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक ना। फिर आपका अगला प्रश्न हो जाएगा
कि नींबू में पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, जैसे इसी से आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, साइट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, फिर आपको पूछ देगा नींबू, टमाटर, चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, तो फिर इसमें से आप क्या सही लगाएंगे कि नींबू में पाया जाता है। ओके ना। तो फिर देखिए एक ही प्रश्न को कई बार कई तरह से घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फिर पूछेगा कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इसमें आप आसानी से इस प्रकार से आप याद रखिएगा, तभी आप उत्तर दे पाइएगा। फिर पूछा है कि दही में खट्टापन किस कारण से होता है। ठीक ना, दही जो हमें खट्टा लगता है उसका कारण क्या है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए दही में खट्टापन का कारण कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। यही प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, या फिर पूछेगा कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। देखिए एक ही आप देखिए, आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप जो प्रश्न पढ़ाएं उस प्रश्न से तो प्रश्न हम लोग ये सब प्रश्न तो जानते थे, कुछ और नहीं बताए। कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न आप पढ़ के गए हैं या फिर आप कोई भी बुक से पढ़ के गए हैं और वही प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके पूछ देता है, फिर बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और गलत उत्तर दे के आता है। फिर घर आने के बाद जब वो किताब देखता है वो कहता है कि अरे यार ये प्रश्न तो जानते थे लेकिन गलत हो गया। चलिए आपका फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि अम्ल वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अम्ल वर्षा से इसमें से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु और संगमरमर या फिर रबर। तो देखिए अम्ल वर्षा जब होता है तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, धातु और संगमरमर। ठीक ना, धातु क्या कर लेता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ये सबको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इन सबको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है धातु और संगमरमर जैसे पदार्थों का। ओके, फिर आपका अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल विकसित किया था। पीएच स्केल का निर्माण कौन किया था, न्यूटन, डार्विन, सोरेनसन या फिर रदरफोर्ड। तो पीएच स्केल कौन बनाया था बच्चों, तो सोरेनसन ने बनाया था। ठीक ना, पीएच स्केल का आविष्कार कौन किया था, सोरेनसन ने। ठीक ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोरेनसन ने इसका आविष्कार किया था। फिर अगला प्रश्न पूछेगा आपसे कि अधिक पीएच मान क्या दर्शाता है, अधिक अम्लीयता को, अधिक क्षारीयता को, उदासीनता को या फिर लवणीयता को। देखिए ये प्रश्न हम लोग बहुत बार इस टाइप का बनाए, लेकिन यही सब प्रश्न थोड़ा सा में बच्चा को कंफ्यूज कर देता है। अब बताइए कि जिसका पीएच मान अधिक है वो क्या दर्शाएगा, तो क्या दर्शाएगा, वो अधिक क्षारीयता को दर्शाएगा। जिसका पीएच मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्षार होगा। ठीक ना, तो अधिक पीएच मान किसको दर्शाता है, अधिक क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक ना बच्चों, फिर हम लोग अगला देखते हैं। अगला पूछा है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में अंतर का मुख्य कारण क्या है, जल का अणु, सोडियम, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का मुख्य अंतर कौन है, उसके अंदर जल के अणु का। ठीक ना, कि उसमें जल का अणु कितना मात्रा में पाया जाता है, यही उसका मुख्य अंतर है। फिर पूछा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक ना, अभी हम लोग कुछ देर पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखे थे, अभी यहाँ पूछा है जिप्सम का। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो हम लोग ये जानते हैं। ठीक ना, CaSO4 × 12 H2O, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या हो जाता है, 1 ये इतना जल का अणु को हटा दिया जाता है, तब क्या बनता है, जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है। और जब यहाँ से ये इतना जल का अणु हट जाता है तो फिर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर आपका अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को संग्रहित किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग संग्रहित कहाँ करते हैं, खुले में, जल में, वायुरोध पात्र में या फिर सूर्य के प्रकाश में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कहाँ रखते हैं, वायुरोध पात्र में। ठीक ना, ताकि वो जल के साथ या फिर नमी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाए। ठीक ना, और वो
जल का अणु का निर्माण करके फिर से कहीं जिप्सम न बन जाए, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कहाँ पे बंद करके रखते हैं, वायुरुद्र पात्र में हम लोग इसे बंद करके रखते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग टोटल के टोटल 90 प्रश्न अभी तक में बना चुके हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए मिलाया जाता है। अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, HCl या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्लीय मिट्टी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं, ठीक ना। क्या मिलाते हैं बच्चों, चूना पत्थर में चूना मिलाते हैं, ठीक ना, जिससे क्या हो जाएगा, उसका अम्लीय प्रभाव कम हो जाएगा और मिट्टी हल्का क्षारीय हो जाएगा ताकि फसल का उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग क्या मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए फिर आपका सवाल है कि क्षारक का उदाहरण कौन है, इसमें से क्षारीय पदार्थ कौन है, ठीक ना। तो इसमें से क्षारीय पदार्थ कौन है बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, इसमें से क्षारीय पदार्थ। फिर आपका पूछा है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है, ठीक ना। लिटमस इसमें से किससे प्राप्त होता है, पौधे से, शैवाल से, जीवाणु से या फिर कवक से। तो लिटमस की प्राप्ति हमें किससे होती है बच्चों, शैवाल से। किससे प्राप्ति होती है बच्चों, शैवाल से। लिटमस का प्राप्ति हमें किससे होता है, शैवाल से, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन में विद्युत का चालन का कारण कौन है, ठीक ना। अम्लीय विलयन में विद्युत का चालन का कारण है अणु, परमाणु, आयन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो कौन है, तो अम्लीय विलयन में विद्युत का चालन का कारण कौन है, आयन है, उसमें पाए जाने वाले आयनों की संख्या है, ठीक ना। चलिए फिर पूछा है कि क्षार की प्रकृति कैसी होती है, क्षार की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक, मीठी, सुगंधित या फिर ठंडी। तो क्षार की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, संक्षारक होती है, ठीक ना। क्षार की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, संक्षारक होती है, ठीक ना। आप यहाँ पे देखिए, आप कड़वा ऑप्शन में आपका नहीं है, अगर आपसे कड़वा ऑप्शन में रहेगा तभी आप क्या लिखिएगा कि क्षार की प्रकृति कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ही आपको कहीं पर भी क्षार की प्रकृति कड़वा नहीं दिया गया है, तो तभी यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है उसमें से कौन होगा ये चीज़ आप पता कीजिएगा। नहीं तो आप बच्चे क्या करते हैं, कई बार कुछ और रट के जाते हैं, प्रश्न कुछ और पूछ दिया, फिर दिक्कत हो जाता है। फिर अगला पूछा है कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है बच्चों, कड़वा होता है। फिर अम्लीय विलयन में पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक ना। फिर लिखेंगे तटस्थ विलयन का पीएच मान कितना होता है, ठीक ना। क्या पूछा है कि तटस्थ विलयन का पीएच मान कितना होता है, यानी कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 7 होता है। उदासीन जल का पीएच मान मतलब उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। फिर अगला पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी जमता है क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यह होता है इसलिए, या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होता है, या फिर यहाँ से गैस निकलती है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है क्योंकि यह क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, जिसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी से जम के क्या बन जाता है, जिप्सम बनता है, ठीक ना। फिर आपका अगला प्रश्न है इसी अध्याय से कि इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य आपके लिए क्या था। आप लोग ये चीज़ कमेंट करके बताएं कि आप इस अध्याय से इसमें से क्या चीज़ सीखे, और आप लोग जल्दी से कमेंट करके भी बताएं कि आप 100 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाए, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके भी बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज 58 मिनट में